हाय दोस्तों, बड़ा डिसअपॉइंटिंग दिन रहा आज इंडिया के लिए। आज इंडिया दो तिहाई पूरे दिन में जो दो तिहाई हिस्सा था पहले दो सेशन में इंडिया बिल्कुल गेम में थे। और यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बहुत ही उम्दा बैटिंग कर रहे थे। वो लोग एकदम कॉन्फिडेंटली खेल रहे थे। उस वक्त यही लग रहा था कि ड्रॉ ही सबसे ज्यादा लाइकली रिजल्ट है। पर थर्ड सेशन में टी के बाद सब कुछ बिखर गया। और ऋषभ पंत का डिसमिसल सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पर इस मैच का और जो दूसरा टर्निंग पॉइंट है उससे मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 12 प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्योंकि जो 12वां प्लेयर था वो मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन के टीवी अंपायर के रूम में बैठे हैं। क्योंकि आज जो यशस्वी जायसवाल की आउट का डिसीजन था टीवी अंपायर अंपायर के दिया हुआ, वो शॉकिंग है। वो शॉकिंग 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 है। मेरे हिसाब से कहीं पे आसपास भी नहीं था कंक्लूसिव प्रूफ। और ऑन फील्ड डिसीजन था नॉट आउट, उसके बावजूद अंपायर ने वो आउट दे दिया और वहां से मैच इंडिया के हाथ से निकल गया। और ऐसा इंडिया के साथ तीसरी बार हो रहा है पिछले 2 महीनों में। मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हो गली क्रिकेटर। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और आपका जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा और लाइक देना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों दिन शुरू हुआ इंडिया की बॉलिंग से, क्योंकि जो लास्ट विकेट था लेना बाकी था। और स्कॉट बोलन और नेथन लायन बैट करने आए। पहले ओवर में ही मोहम्मद सिराज ने एक एज निकाला था स्कॉट बोलन का, पर अनफॉर्चुनेटली वो गैप में गया, एक चौका हो गया। और फिर दूसरे ही ओवर में जसप्रीत बुमराह आए, द ग्रेट जसप्रीत बुमराह। और उनको बस 3 ही बॉल लगा, चौथे बॉल में उन्होंने नेथन लायन को पूरा क्लीन बोल्ड कर दिया, मिडिल स्टंप निकल गया। तो उसके बाद आई इंडिया की बैटिंग की बारी। 340 रन का था टारगेट, जो इम्पॉसिबल तो नहीं था पर थोड़ा इम्प्रोबेबल था। पर इंडिया बैट करने आए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के साथ। और जो उन्होंने बैटिंग शुरू की, जो पहला 10 नहीं, पहला 12-14 ओवर जो उन दोनों ने बैटिंग किया, वो बहुत देखने लायक था। उन लोगों ने बहुत धैर्य दिखाया, बहुत ज़्यादा दृढ़ता दिखाई, बहुत डट के बैटिंग किया उन लोगों ने उस टाइम पे। और रोहित शर्मा भले ही आज ज़्यादा रन नहीं बनाए, बस 9 ही रन बनाए, पर वो 40 बॉल खेले। और वो 39 बॉल तक रोहित शर्मा आज सबसे अच्छा दिखे इस पूरे श्रृंखला में। पहले टेस्ट मैचेस के मुकाबले आज रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखे। वो अच्छे से बॉल छोड़ रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। और आखिरकार वो 40वां बॉल पैट कमिंस बॉल करने आए। और रोहित शर्मा ने एक फॉल शॉट खेल दिए। वो थोड़ा लेग में खेलना चाह रहे थे, मिड विकेट में उनका एज हुआ, कैच गया। और यहाँ पे थोड़ा भारत डाउन हुआ। फिर दूसरे विकेट के लिए बैट करने आए केएल राहुल। अब केएल राहुल बहुत बढ़िया फॉर्म में है, पर इस टेस्ट मैच में उनके साथ अ, थोड़ा शायद किस्मत का भी प्रॉब्लम है। केएल राहुल उसी ओवर में 2 बॉल खेलने के बाद ही आउट हो गया। वो बॉल बहुत अच्छा था, पैट कमिंस का बॉल गिरा, गिर के उछाल ज़्यादा लिया और बॉल बाहर आया, उछाल लिया, उनके ग्लव्स लगा, सिंपल कैच। अब इंडिया परेशानी में था, 2 विकेट डाउन थे, विराट कोहली आए और वो भी ज़्यादा देर नहीं टिके। और विराट के लिए ये एकदम एक क्लियर पैटर्न बन चुका है अभी। आज फिर से वही हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर फुल बॉल था, मिचेल स्टार्क का एंगल के साथ बाहर जा रहा था, विराट कवर ड्राइव मारने गए, आउट हो गए। विराट को इस बारे में कुछ करना पड़ेगा, मुझे लगता है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने 2003-2004 में सिडनी में जैसे खेला था, कवर ड्राइव को छोड़ दिया था एकदम, पूरा पूरा इनिंग्स में कवर ड्राइव नहीं मारे थे, 240 रन बनाए थे। पूरा इनिंग्स ना सही, पर मैं ये जरूर कहूंगा विराट जब तक एटलीस्ट 50 ना क्रॉस कर ले, 50-100 ना क्रॉस कर जाए, मुझे लगता है उनको भी अभी कवर ड्राइव को कुछ दिन के लिए लॉक करके रख देना चाहिए, उतने देर के लिए एटलीस्ट। क्योंकि ये बहुत क्लियर पैटर्न बनता जा रहा है, बनता जा नहीं रहा है, एक्चुअली बन चुका है। तो खैर, विराट कोहली के आउट पे लंच ले लिया गया। इंडिया इस वक्त एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से हावी था। तब सेकेंड सेशन जब चालू हुआ, बैट करने आए ऋषभ पंत यशस्वी जायसवाल के साथ। यशस्वी अब तक बहुत उम्दा बैटिंग करते हुए आ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत बैटिंग कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने पहला सेशन में जो ओपनिंग उनका स्पेल था बहुत बढ़िया था।
पर यशस्वी मिस किए जरूर, पर उनका जो टेक्निकली जो वो खेले थे, वो बॉल के लाइन को खेल रहे थे। अगर बॉल स्विंग हो रहा है आप कुछ नहीं कर सकते हो, पर वो बॉल को चेज नहीं कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बैटिंग पूरे दिन में ही। एक्चुअली एक दो बार सिर्फ उनका थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कभी कभार टूटा, तो तब वो थोड़ा रैश शॉट एक दो खेले, पर थैंकफुली उन रैश शॉट्स की वजह से उनको कोई भारी कीमत नहीं चुकाना पड़ा उस वक्त। तो ऋषभ और यशस्वी बहुत डट के और जम के खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। ऋषभ पंत ने इतना, मतलब अन ऋषभ पंत लाइक इनिंग्स कभी नहीं खेला होगा। उन्होंने बस 30 ही रन बनाए, पर 30 रन के लिए वो 104 बॉल खेले। ये कोई सोच सकता है कि ऋषभ पंत ने ऐसा खेला है, और सिर्फ 2 ही चौके मारे। तो ऋषभ पंत बहुत बहुत ही सोच समझ सूझबूझ के साथ खेल रहे थे। उधर यशस्वी जायसवाल भी ऐसे खेल रहे थे, तो उस वक्त लग रहा था कि जो ड्रॉ है वही एकमात्र लाइकली रिजल्ट है। और जब टी में ये लोग गए, वो सेकंड सेशन में ऑस्ट्रेलिया को एक भी विकेट नहीं मिला, तब लगा था कि हाँ मैच हम बचा लेंगे। और फिर पोस्ट टी जैसे थर्ड सेशन में बैटिंग करने आए और ऑस्ट्रेलिया ओवर रेट उनका डाउन था, तो वो लोग ट्रेविस हेड से बॉल कराने लगे। उनसे ही शुरू किया, ट्रेविस हेड और नेथन लायन। थर्ड सेशन में एक चीज ये हुआ कि बॉल टर्न करने लगी। अब तक बॉल उतना टर्न नहीं कर रहा था, पर अभी बॉल टर्न करने लगा और काफी ठीक ठाक टर्न हो रहा था। उछाल तो है ही इस विकेट में। तो खैर, पर ऋषभ पंत का जो विकेट है वो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जब तक ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे, शायद यू नो आखिरी 1 घंटे में हम शायद जीतने की भी सोच सकते थे। बट हाँ, ड्रॉ ही सबसे ज्यादा लाइकली रिजल्ट लग रहा था। और पर ऋषभ पंत उस वक्त वो एक ट्रेविस हेड का एकदम एकदम नल्ला बॉल जिसे कहते हैं, सबसे जो एकदम रैंक लॉन्ग ऑफ होता है, बहुत ही इजी बॉल था, बहुत ही मारने लायक बॉल था। पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसका जो स्क्वायर्स है ना वो बहुत बहुत बड़ा है, और वो कहीं पे भी मार सकते थे। पर उन्होंने उठा के मारा, ग्राउंड पे शॉट खेलने की कोशिश भी नहीं की, तो उठा के मारा। जैसे मैं बोला, बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। इंडिया की कोई क्रिकेट ग्राउंड होता तो शायद छक्का हो जाता, अलग बात थी। बट हाँ, और वो कैच हुआ डीप मिड विकेट में, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट मैं बोल सकता हूँ। पर तो ये मैच का पहला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए दरवाजा खुल गया। अब बैट करने आए रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ज्यादा देर नहीं टिके। स्कॉट बोलन का एक बॉल ने अच्छा उछाल लिया और उनका ग्लव पकड़ा, वो आउट हो गया। नीतीश कुमार रेड्डी आए। नीतीश कुमार रेड्डी जिनकी शानदार इनिंग्स की बदौलत और जो इतना ब्रिलियंटली खेले इस पूरे श्रृंखला में, हम इस टेस्ट मैच में वापस आ पाए थे। बट इस इनिंग्स में नीतीश कुमार रेड्डी उतना अच्छा नहीं खेल पाए। और जैसे मैंने कहा, तब तक नेथन लायन बहुत अच्छा बॉल कर रहे थे, क्योंकि बॉल टर्न हो रहा था। और ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही ऋषभ पंत का विकेट गिरा, ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ गया कि उनके लिए हार अब निकल गया है, अब हारने के चांसेस उनका है नहीं। तो तुरंत सब तरफ से एकदम प्लेयर्स घेर लिए थे लोगों को। और एक तो सैम कॉन्स्टस, उसको शॉर्ट मिड ऑफ में डाल दिया था यशस्वी जायसवाल के सामने, और वो बकबक 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 किए जा रहा है। यशस्वी जायसवाल इरिटेट भी हुए एक बार, तो बोले भी चुप रहो भाई, जब बैट कर रहा हो तब बात मत करो। तो तब तक ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स है सब सब चारों तरफ से घेर लिए और बात किए जा रहे थे, तो एकदम फुल प्रेशर बना हुआ था। तो नीतीश का एज लगा, अच्छा कैच लिया स्टीव स्मिथ ने पहले स्लिप, और फिर आए वाशिंगटन सुंदर। अब वाशिंगटन सुंदर की भी मैं तारीफ करूंगा। वाशिंगटन सुंदर इस इनिंग्स में भी बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत अच्छे डिफेंस के साथ खेले। जो बॉल छोड़ सकते थे छोड़ रहे थे, अच्छा डिफेंड कर रहे थे और एंड तक नाबाद रहे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन सुंदर एंड तक नाबाद रहे। और वाशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल के बीच में एक छोटा सा पार्टनरशिप बना, फिर से मामला स्टेबल होने लगा था। उसी वक्त पैट कमिंस बॉल करने आए थे, एक स्लो बाउंसर मारा और यशस्वी जायसवाल हुक करने गए। वो लोग अपील किए, ऑस्ट्रेलिया अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो उन लोगों ने इसको रिव्यू किया। और रिव्यू में आप जब देखोगे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे। थर्ड अंपायरिंग थर्ड अंपायरिंग ऐसा चीज है जिसमें आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो सही रिजल्ट निकालने के लिए, तो आपके पास टेक्नोलॉजी का पुख्ता सबूत होना चाहिए कि ये आउट ही है। और जब अब जब रिप्ले देखा गया,
तो देखा गया बॉल थोड़ा डिविएट किया है। थर्ड अंपायर का कहना है कि बॉल उसके ग्लव्स को छू के निकल गया, फेंट एज। पर जब स्नीको आया, स्नीको पे कोई स्पाइक नहीं था, उसके बावजूद भी ये डिसीजन आउट दे दिया गया। और मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आया कि ये कैसी अंपायरिंग है। थर्ड अंपायर को अपने गट से, अपने दिल से, इधर से उधर से डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है। वो डिसीजन ले सकते हैं बस टेक्नोलॉजी के यूज से, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो पुख्ता सबूत मिलता है उसके उसके बेसिस पे, उसके बुनियाद पे वो लोग वो डिसीजन ले सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का कोई पुख्ता सबूत था नहीं, तो ये कैसे दिया गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीसीसीआई इस बात को लेके आगे बढ़े। और ये अंपायर, इनका नाम है सैकत, इनका नाम मैं आपको देख के बताता हूं। इनका नाम है शरफदुल्ला सैकत, शायद बांग्लादेशी अंपायर है। ये मैं उम्मीद करता हूं आगे कोई इंडिया के मैच में, टेस्ट मैच हो, कुछ भी मैच हो, ये अंपायर कभी ना आए। और इस अंपायरिंग, ये कैसी अंपायरिंग है, ये किस तरीके का अंपायरिंग है। अगर आप में से किसी को ये रूल के बारे में कुछ पता है जो मैं मिस कर रहा हूं, तो प्लीज फीडबैक में, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ में आया, और ये इंडिया के साथ तीसरी बार हुआ है। पिछले 2 महीने में तीसरी बार। आपको याद रहेगा कि ये इस श्रृंखला में ही पहले टेस्ट मैच में, पहले इनिंग्स में राहुल के साथ भी यही हुआ था। तब राहुल का बैट बॉल पे नहीं लगा था, पर बैट पैड पे लगा था, जो दिख रहा है विजुअली। पर स्नीको में स्पाइक था, उनको आउट दे दिया गया। आज स्नीको में स्पाइक नहीं है, और वो और यशस्वी को फिर भी आउट दे दिया गया। और मैं उम्मीद करता हूं यशस्वी को कोई रेप्रीमेंड ना मिले, उनको कोई पॉइंट वॉइंट ना काटे, क्योंकि यशस्वी ऑब्वियसली उन्होंने ही देखा था। उन्होंने अंपायर को पूछा कि ये क्या, कैसे आउट दे सकते हो। तब अब अंपायर से बहस करने के लिए मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ वो ना हो, पर मैं चाहता हूँ कि बीसीसीआई इस बात की पूरी जांच करे, और ये बात का एकदम एकदम नीचे तक पहुंचो, ये देखो कि कैसे ये हुआ, ये कैसे हो सकता है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच इतने महत्वपूर्ण जगह पे था, वो सेकंड टर्निंग पॉइंट था इस टेस्ट मैच का, सेकंड टर्निंग पॉइंट था आज का, जो और वहां से फिर मैच पूरा ही ऑस्ट्रेलिया के हाथों में चला गया। अब उसके बाद क्या कर सकते हो। उसके बाद आकाशदीप आए बैट करने के लिए। आकाशदीप का ये टेस्ट मैच बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, ना उनका विकेट आ रहा है, ना वो विकेट ले पा रहे, और बैट से भी सेकंड इनिंग्स में भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। तो उनका भी एक्चुअली थर्ड अंपायर ने आउट दिया था इस बार, खैर स्पाइक था। पर छोड़िए, तो आकाशदीप आउट हो गए। उसके बाद आए बुमराह, जसप्रीत बुमराह भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। अब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो कि टेल एंडर्स बहुत कुछ कर पाए इन सिचुएशन में। तो जसप्रीत बुमराह का भी एज लगा, कैच हुआ पीछे स्लिप में। उसके बाद फाइनल विकेट के लिए आए मोहम्मद सिराज। नीथन लायन ने उनको एलबीडब्ल्यू ट्रैप किया, और तो यहाँ पे मैच खत्म हुआ। वॉशिंगटन सुंदर अभी भी नाबाद थे। अगर वो डिसीजन इंडिया के फेवर में आया होता जो आना चाहिए था, तो आप सोचिए, वॉशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल थे, और वो दोनों रहते, ये मैच हम बचा सकते थे। तो मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि बीसीसीआई इसके पीछे एकदम अच्छे से पड़े, और इसके तय तक, मतलब इसका एकदम बॉटम तक जाना जरूरी है इस चीज की, कैसे डिसीजन कैसे आया और ऐसे अंपायरिंग कैसे एक्सेप्टेबल है। खैर, तो ये टेस्ट मैच का मैं यही कहूंगा कि ये डिसअपॉइंटिंग टेस्ट मैच रहा इंडिया के लिए, क्योंकि मुझे एक चीज हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया, जो महत्वपूर्ण मोमेंट्स थे इस टेस्ट मैच के, वो महत्वपूर्ण मोमेंट्स में अक्सर इंडिया ने कोई ना कोई गलती किया है। कल के जो कैचेस थे, कल वो लोग 91 पे थे, 91 पे 6 विकेट गिर चुका था। लीड सिर्फ 196 रन का था, वहां से ये टारगेट आज 340 का बन जाना। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण मोमेंट्स जो है उसमें इंडिया ने अच्छा नहीं खेला इस टेस्ट मैच में। और मोहम्मद सिराज ने सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, पर पहले इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई बॉलर दिख ही नहीं रहते हैं। और आकाशदीप, आप इतने इतने देर तक ही किस्मत का दुआई दे सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता दिन के अंत में कि आपने बैट को कितनी बार बीट किया है, अगर आपके विकेट कॉलम में कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया माफ कीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया अगले टेस्ट मैच के लिए, एक तो शुभमन गिल वापस आए, वो कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। और
दूसरी बात ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आकाशदीप की जगह पे हर्षित राणा को खिलाया जाए, क्योंकि और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमें 10 किलोमीटर ज्यादा गति मिल जाएगी, जो जो बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा दोस्तों। तो अब अगला टेस्ट मैच में ज्यादा गैप नहीं है, बस 3 ही दिन का गैप है। 3 तारीख से शुरू होने वाला है अगला टेस्ट मैच, जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। न्यू ईयर्स टेस्ट मैच कहा जाता है इसको। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा दोस्तों कुछ दिनों में प्रीव्यू लेके, तब बात करते हैं फिर कि कैसा मैच का मेकअप रहेगा, टीम का लाइनअप कैसा रहेगा, और क्या क्या चीज़ें जो इस टेस्ट मैच में हमने गलतियां की है उससे हमें क्या सीख मिली। तो कुछ ही दिनों में मिलते हैं फिर, तब तक अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा, और लाइक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों।